हेलो प्यारो बच्चों। अगले वीडियो में हमने कक्षा सप्तमी की हिंदी अध्याय 3 हिमालय की बेटियों के बारे में पढ़ा था। आगे, कहाँ भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकतिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो इससे पहले गद्यांश में लेखक ने नदियों की बाल लीला के बारे में हमें बताया था और अब वे बता रहे हैं कि जैसे कोई लड़की या कोई बालिका अपनी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाती हैं, फिर वह यौवनावस्था में जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर अपने माता पिता या अपने भैया बहनों या अपने परिवारजनों के अलावा भी अन्य किसी के प्रेम को पाने की इच्छा पैदा होती है। वह विवाह करना चाहती है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। इसी तरह लेखक कहते हैं कि ये नदियाँ भी जो हिमालय में रहते हुए अपने बाल्यकाल में जीती हैं, तो वो कौन सा ऐसा लक्ष्य है या वो कौन है जिसके प्रेम को पाने के लिए ये अपने बाल्यावस्था को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इनके पिता कौन हैं? हिमालय हैं, जो कि इतने विराट हैं, इतने विशाल हैं और उनके इतने विशाल प्रेम को पाकर भी उनका हृदय हमेशा अतृप्त रहता है। अतृप्त रहता है मतलब कभी भी उसमें संतोष नहीं आता, कभी भी वो भरता नहीं, बेचैन रहता है। तो आखिर ऐसा कौन है जो कि इनकी इस प्यास को मिटा सकेगा या इनके इस प्रेम को पूर्ण करेगा? ऐसा वो कौन है? आगे लेखक ने लिखा है कि पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों, बंदूर अधिकतिकाएँ। अधिकतिकाएँ क्या होता है? पहाड़ के ऊपर का समतल भाग जिसमें वनस्पतियों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, या एक तरह से कहें कि वहाँ पर वनस्पतियाँ होती ही नहीं। फिर सरसब्ज, फिर सबसब उपत्यकाएँ। सरसब्ज का मतलब होता है हरी भरी और उपत्यकाएँ मतलब घाटी। तो ऐसा इनका लीला निकेतन अर्थात अपने बाल्यावस्था से जब ये अपनी किशोर अवस्था की तरफ जाती हैं तो अपनी बाल लीलाओं को दिखाने के लिए कवि ने ऐसी कल्पना की है कि ये कहाँ कहाँ दिखती हैं? पहाड़ों पे, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों पे, अधिकतिकाओं पे या फिर उपत्यकाओं पर। यहाँ पर ये क्या करती हैं? ऊपर नीचे बहती हैं, टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर अपना रास्ता बनाती हैं और इन सभी क्रियाओं को ही लेखक इनकी बाल लीलाएँ कहता है। तो वे कहते हैं कि हिमालय की गोद से ये निकलती हैं तब इनकी बाल्यावस्था होती है और फिर जब किशोरावस्था में जाती हैं तो पहाड़ों, घाटियों आदि में खेलते खेलते ये अपनी बाल लीलाएँ दिखाती हैं। और फिर जब ये अपनी यौवनावस्था में जाती हैं तो कहाँ पहुँच जाती हैं? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, सफ़ेदा यानी यूकैलिप्टस, केल आदि के जंगलों में पहुंच जाती है और तब कभी जाकर शायद उन्हें अपनी बीती हुई बातें यानी अपना बचपन याद आता होगा।
और फिर आगे क्या लिखा है कि कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। जैसे जब किसी भी कन्या या किसी भी लड़की का विवाह हो जाता है तो उसके विवाह के बाद उसके माता पिता के घर में बहुत शांति छा जाती है और उसके माता पिता हमेशा अपनी बेटी की चिंता में लगे रहते हैं कि हमारी बेटी कैसी होगी, उसके क्या होंगे। तो इसी प्रकार क्योंकि ये सारी नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं, तो जब ये हिमालय को छोड़कर आगे बढ़ती हैं तो इनका पिता बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए हमेशा परेशान रहता होगा, यानी कि हमेशा चिंता करता होगा। यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता और नदियों को हिमालय की बेटियाँ बताया है। उन्होंने इन सब का मानवीकरण किया है। फिर उसने लिखा है कि हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों से अगर कोई जाकर पूछे तो उसके उत्तर में उन्हें एक विशाल मौन यानी कि शांति के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वो इसका कोई जवाब नहीं दे सकेगा। आगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब आगे लेखक ने बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। सिंधु नदी जो ये पंजाब प्रांत की तरफ से बहते हुए सागर में मिलती है और इसी तरह ब्रह्मपुत्र जो है वह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश की तरफ से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। चूँकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो क्या है, महानद है। महानद अर्थात जो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है, छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है, उन्हें महानद कहा जाता है। तो इन नदियों के नाम को सुनते ही हमें रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी हिमालय की इन सभी बेटियों की याद आती है। क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ भी नहीं है। इनका निर्माण कैसे हुआ है? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद अर्थात दयालु हिमालय का दिल क्या है? हिमालय का दिल है उसमें जमी हुई बर्फ। हिमालय में जो लगातार बर्फबारी होती है या होती रहती है, वही बर्फ़ की कणें या बर्फ़ की बूंदें धीमे धीमे पानी के रूप में पिघलती है। एक एक बूंद जमा होती है और उसके बाद फिर क्या होता है, ये दोनों महानद तैयार होती हैं। जब ये दोनों महानदी नहीं बल्कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ इसी प्रकार बनती हैं या नदी का रूप लेती हैं। बर्फ़ के छोटे छोटे कण जब पिघलकर जल के रूप में एकत्रित होते हैं तभी तो वे नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि हिमालय रूपी पिता अपनी इतनी प्रेम से पाली हुई बेटियों को क्या करते हैं, आगे प्रवाहित होने के लिए भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर उन्हें किससे मिलना होता है? समुद्र से मिलना होता है। इसलिए लिखा है कि वह समुद्र बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है जिसको हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अर्थात जिसके साथ हिमालय की इन दो बेटियों का क्या होता है? मिलन होता है। आगे जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर
खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को इसका दामाद कहने में भी कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक बताते हैं कि जब जिन्होंने नदियों को सिर्फ मैदानी भाग में देखा है, वे तो इनके स्वरूप को बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे अगर वे उन्हें पहाड़ों में देखें, क्योंकि पहाड़ों में वे इतने वेग से बहती हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यही नदियाँ मैदान में आकर इतनी शांत हो जाती हैं। इसलिए लिखा गया है कि शायद जिन्होंने उन्हें मैदानी भागों में देखा हो तो ये कल्पना नहीं कर सकते कि जब ये बच्चियाँ या नदियाँ अपने पिता यानी हिमालय की गोद में अर्थात हिमालय की पहाड़ियों में बैठती हैं, तब ये बालिका के रूप में है तो कितना सुंदर खेल दिखाती है। आगे लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अपने बाल्यकाल में नंग धड़ंग रूप में भी बच्चों को उनके माता पिता अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनकी बाल लीलाओं से अत्यधिक आनंदित होते हैं, अत्यधिक खुश होते हैं, ऐसे ही लेखक ने लिखा है कि अपने पिता हिमालय की गोद में अल्हड़ रूप में खेलने वाली इन नदियों को, इन बालिका रूपी नदियों का रूप वहाँ रहने वाले, कहाँ रहने वाले, हिमालय पर, हिमालय की पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, आकर्षक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वे तो इन नदियों को रोज़ देखते हैं। अब जो लेखक हैं वे तो मैदानी भाग से पर्वतीय भाग में पहुँचे हैं तो वहाँ वो नदियों का अलग ही स्वरूप देखेंगे, लेकिन पर्वतीय भाग में रहने वाले लोगों ने तो सदा ही इन नदियों को उसी रूप में देखा है कि वे चंचल हैं, अत्यधिक वेग के साथ बहती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं। तो इसलिए वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो रूप बिल्कुल भी लुभावना भले ही नहीं होगा, लेकिन लेखक को वो रूप अत्यधिक लुभावना प्रतीत होता है कि वे समुद्र को इन नदियों का पति अर्थात हिमालय का दामाद कहते हैं और हिमालय को समुद्र का ससुर अर्थात इन नदियों का पिता कहते हैं और इसमें उन्हें कोई भी झिझक नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।